नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का अपना मॉडल पेपर नंबर ये 6 रहेगा। संपूर्ण सिलेबस से अपना टॉपिक रहेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज में 55 मॉडल पेपर में आपको साइकोलॉजी के करवा चुका हूँ। 55 टॉपिक्स के पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मैं आपको ऑनलाइन करवा चुका हूँ। अगर फ्री में देखना चाहते हो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, और इसकी पीडीएफ अगर आप पेपर्स की लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और साइंस के भी 51 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को। अगर मॉडल पेपर आपको पसंद आए तो निश्चित ही आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। देखिए साथियों, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो लगभग अप्लाइड प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा में आने योग्य बिल्कुल प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि एक, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। दूसरा, वह अपने ज्ञान को भली भांति समझता है। तीसरा, उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। और चौथा है, उसने ज्ञान को भली भांति समझ लिया है। तो देखिए प्यारे साथियों कि अगर बालक ने ज्ञान को अर्जित कर लिया है, उसके ऊपर उसका पूर्ण अधिकार हो गया है। तो अधिकार हो गया है, इस चीज़ को अपन कब मानेंगे? जब बालक उस ज्ञान का प्रयोग जो वो दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक कर ले। उस ज्ञान का प्रयोग बच्चा अगर अच्छे से कर रहा है तो अपन मानेंगे कि उसका उस ज्ञान के ऊपर पूर्ण अधिकार जो है वो हो गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? बालक की प्रेरणाएं, बालकों की संवेगों से मुक्ति, और विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व, और डी ऑप्शन है स्वाध्याय की आदतें। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बालक की प्रेरणाएं। ये अशैक्षिक कारक है एक, जो कि शैक्षिक उपलब्धि को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, तो प्रेरणाएं निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं, किसी भी स्थिति में हो, बच्चा हो चाहे अपन लोग तैयारी करते हैं, तो अपने को भी प्रेरणाएं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए बार बार अगर किसी क्रिया को दोहरा रहे हैं तो निश्चित ही उस चीज़ को अपन समझेंगे भी ज़्यादा, और वो चीज़ अपने दृढ़ भी हो जाएगी, दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। वो आपका नियम होता है अभ्यास का नियम। ठीक है, 3 मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, और 5 आपके क्या है, गौण नियम है। तो 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम आपको दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। चलिए मित्रों, अगला आपका प्रश्न है कि एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, दूसरा है संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा ऑप्शन सूझ द्वारा सीखना, और डी ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना। तो देखिए साथियों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, बिल्ली जो वो बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगाया था। अब जब भी बिल्ली बालक को देखेगी तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए डंडे को, मतलब बालक ने उसको डंडे से पीटा, अब बालक जब भी दिखता है वो भाग जाती है। तो उसको, बिल्ली को इसलिए भाग जाती है क्योंकि उसको लगता है कि बालक फिर से उसको पीटेगा, है ना, उसको डर लगता है इस चीज़ का। तो एक अनुबंधन हो गया ये। ठीक है, और अनुबंधन के लिए सिद्धांत पावलाव का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और यहाँ पे मित्रों सही आंसर आपका रहेगा संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। ठीक है, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सहज क्रिया से उसका संबंध स्थापित हो गया है। ऑप्शन बी मित्रों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा? तो अभिप्रेरणा रहेगा, यह घटा भी सकता है और बढ़ाता भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा विषय वस्तु को रट लेना, तीसरा व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, और चौथा है व्यवहार में गिरावट। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या है मित्रों? तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न मित्रों, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा
ये पूरे प्रश्न को रेड नहीं किया यहाँ पे। देखिए, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। एक, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा है, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। अगला आपका ऑप्शन है कि छात्र में पढ़ने के प्रति रुचि में कभी कमी नहीं होगी या कमी नहीं आएगी। तो प्यारे साथियों, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अगर स्कूल में अपन बच्चों को व्यस्त रखें? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 7 है। इसका सही आंसर है, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में अगर पूरे समय व्यस्त रखेंगे तो पढ़ने की रुचि में बच्चों में कमी नहीं है और रुचि जागृत होती रहेगी। कार्यक्रमों की बात की जा रही है, कार्यक्रम ऐसे जो बच्चों को रोचक लगे, है ना, रोचक रोचक चीज़ें उनको दिखाई जाएँ, करवाई जाएँ, तो सीखने की रुचि में बिल्कुल कमी नहीं होगी। तो ऑप्शन है डी यहाँ पे मित्रों बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है। सबसे पहले तो अंतर्भूत यानी आंतरिक अभिप्रेरणा की यहाँ बात की जा रही है, तो पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा में नहीं आएगा, दंड भी नहीं आएगा, अध्यापक के डर से भी नहीं होगा, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करना, ये आंतरिक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, अधिगम का पर्यतन एवं भूल के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? तो पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत हो या आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है मित्रों, और इसको एसआर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, स्टिमुलस रिएक्शन, ठीक है, सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं अपन इसको, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होती है? आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में अंतर्दृष्टि कैसे विकसित होती है, क्या होती है, ये सारी बातें इसमें। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में जो अंतर्दृष्टि होती है वो आपकी आकस्मिक होगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए मित्रों बिल्कुल सही आंसर इसका माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है कि प्रश्नों का स्पष्ट होना, दूसरा प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। तो मित्रों ये अच्छे प्रश्नों की पूछा गया है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है, तो निश्चितता नहीं होना कोई विशेषता नहीं है, निश्चितता होना विशेषता है, विशेषता नहीं है वो पूछा है, तो निश्चितता नहीं ये आपकी विशेषता भी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों 12वां प्रश्न है इस टेस्ट का अपने, कि बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, दूसरा अधिक पाठ्य पुस्तकें, तीसरा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण और उत्सुक माता पिता। तो अधिगम उत्प्रेरित वातावरण यानी कि अधिगम को बढ़ावा देने वाला वातावरण अगर घर में है, विद्यालय में है, तो बच्चा निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे से सीखेगा, अधिगम का विकास बहुत ही शानदार तरीके से होगा। और ऑप्शन नंबर सी मित्रों इसका सही उत्तर देखिए रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि ए सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है, बी है व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है पहले नहीं, और सी है ए एवं बी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त दोनों यानी ए और बी। तो पुनर्बलन देखिए, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा क्या है आपकी, कि देखिए इसमें पहले व्यवहार सामने आएगा उसके बाद ही उसमें पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल सही बात है। एक ए वाला पॉइंट के, बी वाला तो ठीक है, ए वाला क्या कि सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मित्रों वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा, और बी भी सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी अपन इसका सही उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज समझे। अगला आपका ऑप्शन है बी, शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। सी ऑप्शन है शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, और डी है शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो
वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो जो है एक प्रकार से बिल्कुल सही ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका क्या रहनी चाहिए, क्या रहती है या क्या रहनी चाहिए? तो मित्रों शिक्षक की जो भूमिका वो क्या होगी, देखिए ए ऑप्शन है समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, तो ये भी सही बात है भाई। समस्या समाधान विधि अगर है तो देखिए उसमें अपन क्या करते हैं, बच्चों को एक समस्या तो उत्पन्न करके देंगे, ठीक है, उसका ही तो हल करवाएंगे, तो वो कार्य कौन करेगा, शिक्षक। तो ये बात सही है। अगला, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, ये भी ठीक है। अगला, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, तो सहयोगी तो बिल्कुल होना ही चाहिए शिक्षक को। तो तीनों ही बातें अगर सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी मित्रों इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए अप्लाइड प्रश्न लगभग सारे के सारे आज आप लोग बोलते हो सर अप्लाइड प्रश्न लेके आओ अप्लाइड। देखिए अप्लाइड प्रश्नों का आंसर देना कोई कठिन चीज़ नहीं है। तथ्यात्मक प्रश्न कीजिए, उनमें ज़्यादा समस्या आती है ना। तथ्यात्मक प्रश्नों की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें मेरे हिसाब से। तो कोशिश अपन यही करते हैं कि मिक्स मिला जुला पेपर हो, लेकिन आज थोड़ा सा तथ्यात्मक कम रख करके अपन एक प्रकार से अप्लाइड प्रश्नों की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं। इसके बाद में तथ्यात्मक भी लेते रहेंगे, मिक्स भी लेते रहेंगे, ऐसे पेपर अपने चलते रहेंगे और बहुत ज़ोरदार तैयारी आपकी एग्ज़ाम तक हो जाएगी। हाँ जी मित्रों, अगला आपका प्रश्न है, तिरस्कार बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तिरस्कृत बालक अगर हो, यानी कि तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? ए, परिवार का निम्न आर्थिक स्तर। दूसरा, बालक में झूठ बोलने की आदत। तीसरा, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना। और चौथा है माता पिता की आपसी लड़ाई। तो तिरस्कृत बालक की यहाँ पे समस्या का प्रमुख कारण पूछा है, या कारक या कारण एक ही बात है मित्रों। तो इसमें सही आंसर रहेगा माता पिता की आपसी लड़ाई अगर है तब बच्चा थोड़ा तिरस्कृत महसूस करता है, ये आपकी समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है। तो अगर आप माता पिता हैं तो थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों के सामने रखें कि बच्चे के सामने कभी भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए, अकेले में आप कुछ भी करें, लड़ाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए। 17वां प्रश्न, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। अतिरिक्त कक्षा योजना, विशेष कक्षा योजना, सी ऑप्शन है विशेष विद्यालय योजना और डी है आवासीय विद्यालय योजना। तो मित्रों इसका आंसर रहेगा विशिष्ट बालकों के लिए अगर है पूर्व पृथकीकरण शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा आवासीय विद्यालय, ऑप्शन डी मित्रों इसका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। ए, बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि। और आपका बी ऑप्शन है बालक की सामाजिकता में विकास। सी ऑप्शन है बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। तो मानसिक विकास का परिणाम क्या है? तो ज़्यादा सही यहाँ पे अभी तक अपन ने देखे उसमें देखिए स्वानुभव द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता अगर बच्चे में, यानी कि उसका मानसिक विकास वास्तव में अच्छा हो गया है ना, खुद पढ़ रहा है, वो चीज़ों को सीख भी रहा है। उसके अलावा उस डी ऑप्शन है उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो सामान्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? बुद्धि परीक्षण से अपन जान सकते हैं कि पिछड़ा बालक है या नहीं। अगला प्रश्न, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है मित्रों। तो पिछड़ेपन का जो कारक है वो आपका एक प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 के प्रश्न में सही होगा। देखिए पिछड़ेपन का कारक नहीं है, राजनीतिक कारक नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन मित्रों डी वैसे चला गया, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, लेकिन राजनीतिक बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न 21वां प्रश्न, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 से अधिक, बी 130 से कम, सी 80 से अधिक या डी 70 से कम। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है मंद बुद्धि बालक की मित्रों? तो वो होगी आपकी 70 से कम। और क्रो एंड क्रो ने भी कहा है कि अगर बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो वो मंद बुद्धि बालक कहलाता है। डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की है। ऑप्शन डी मित्रों यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण। एक या ए, उनके पिछड़ेपन के कारण को ढूंढेंगे। दूसरा, हमने सभी का ठेका नहीं लिया है, यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे। अगला, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे। और चौथा ऑप्शन है उन्हें अन्य छात्रों से अलग रखेंगे।
तो उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। ये बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा बिल्कुल। और ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एक शिक्षक में कि हमने सभी का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। ये भावना बिल्कुल भी एक शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी भावनाएं निकलती हैं, मन में भी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको ख़त्म कर देना चाहिए उसी समय, क्योंकि देखिए ईश्वर सबको देखता है। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ निश्चित रूप से गलत हो सकता है। तो हमेशा सही कार्य कीजिए और ईश्वर भी आपकी जो मदद करेगा फिर आगे बढ़ने में। तो निश्चित रूप से 22 के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। 23वां प्रश्न है मित्रों कि कुपोषण से ग्रस्त बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। ए, उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है। 2, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। तो सारी बातें ठीक हैं। उसे नींद कम आती है, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन डी निश्चित रूप से सही उत्तर होगा। इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है। एफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया या अप्रेक्सिया। तो मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा डिसलेक्सिया। पढ़ने की अक्षमता, पठन अक्षमता जिसको अपन बोलते हैं, ये डिसलेक्सिया कहलाएगी। अगर बात की जाए अफेजिया की, तो अफेजिया क्या, देखिए मौखिक भाषा को ग्रहण करने में अगर कठिनाई हो रही है तो उसको अपन अफेजिया में रखते हैं ना। अब जैसे अपने विचार जो अगर व्यक्ति बोल नहीं पाता है, रख नहीं पाता है अपने सामने, जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है कि लिख तो बहुत अच्छा देता है लेकिन बोल नहीं सकता, अपने विचारों को रख नहीं सकता उस अच्छे तरीके से, तो वो अफेजिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। किसकी प्रॉब्लम होगी मित्रों, अफेजिया की वो प्रॉब्लम रहेगी। इसी तरह अगर लिखने की समस्या है, लिखने और चित्रांकन करने की कठिनाई, लिखने की भी है और साथ में चित्रांकन संबंधित, ज़्यादातर डिस्ग्रेफिया बोलते हैं एक प्रकार से, लिखने की प्रॉब्लम नहीं, मतलब अगर है लिखने की अक्षमता तो उसको, लेकिन चित्रांकन में भी साथ साथ समस्या है, चित्र बनाने में भी, तो इसको डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है। और अप्रेक्सिया क्या होता है मित्रों, अप्रेक्सिया में तंत्रिका संबंधी एक विकार है जिसमें हाथ व आँखों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, ठीक है, जिससे लिखना संभव, साथियों अच्छे से जो है वो लिखना संभव नहीं हो पाता है। तो ये आपकी एप्रेक्सिया है। तो यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा डिसलेक्सिया। उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। मूर्त विषयों में रुचि, मंदबुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता और सामान्य अध्ययन में रुचि। तो मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा सामान्य अध्ययन में रुचि। देखिए दैनिक कार्यों में समरूपता तो ये तो होती है, मंदबुद्धि बालकों में रुचि ये कोई प्रतिभाशाली का गुण नहीं, मूर्त विषयों में रुचि तो इनकी तो अमूर्त विषयों में ज़्यादा रुचि होती है। तो ऑप्शन है डी यहाँ पे आपका सही रहेगा, सामान्य अध्ययन में इसकी ज़्यादा रुचि होती है, जो मतलब बिल्कुल पढ़ता रहता है, अपने स्तर का पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी में प्रतिभाशालिता का गुण ये दिखाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका मित्रों यहाँ पे आप बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। अगला आपका प्रश्न, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। ए, मुक्त अनुशासन के लिए नियम का पालन करना चाहिए। बी, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। सी है रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए और डी है उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, सही आंसर डी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 27वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकता है। तो निम्न में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श सीख सकते हैं, ये होना चाहिए प्रश्न। तो अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, उचित व्यवहार द्वारा या याद रखने के द्वारा। तो ये अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसलिए बोलते हैं बच्चों के सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चलिए, क्योंकि बच्चे अनुकरण से ज़्यादा सीखते हैं। हाँ जी, 28वां प्रश्न मित्रों, कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए। ए, शांत वातावरण रखना चाहिए। बी है भय मुक्त वातावरण रखना चाहिए और सी है उल्लासपूर्ण वातावरण रखना चाहिए और डी है नीरस। तो निश्चित ही इसका उत्तर क्या रहेगा, देखिए कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण भय मुक्त रखना चाहिए। बच्चों में डर नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों में डर है तो ये समस्या है। और साथियों सबसे बड़ी समस्या ये गणित और विज्ञान के शिक्षक के साथ आती है, खास तौर पे गणित के शिक्षक के साथ और इंग्लिश के शिक्षक के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर शिक्षक अच्छा भी है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार भी करता है,
फिर भी बच्चे थोड़े से तो डरते ही हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों के दिमाग में बैठा दिया जाता है कि गणित जो है वो कठिन विषय है और इंग्लिश भी एक कठिन विषय है। इसलिए भय मुक्त अगर रखा जाए क्लास को, वो सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। शिक्षण, सफल शिक्षण, ठीक है, शिक्षण में सफलता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका भय मुक्त रखा जाए। ऑप्शन बी सही। अगला आपका प्रश्न, शिक्षक को जनगणना, आपदा व चुनाव कार्यों के अलावा नहीं लगाया जा सकता। यह RT 2009 की किस धारा में वर्णित है? 23, 27, 10 और 30। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें मित्रों, तो धारा की अगर बात करें तो इसमें शिक्षक से संबंधित जो धाराएं हैं वो मित्रों आपकी कौन सी धाराएं हैं? 29 के प्रश्न में जो सही उत्तर आपका रहेगा वो रहेगा धारा 27। ठीक है, धारा 27 में जो वो चीज़ें दी गई हैं, शिक्षक से संबंधित क्या कार्य शिक्षक से करवाए जा सकते हैं और क्या नहीं। अगर धारा 23 की मैं बात करूं तो अध्यापक की योग्यता, ठीक है, अध्यापक की योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात की गई है धारा RT की धारा 23 में। धारा 10 की अगर अपन बात कर ले मित्रों, तो माता पिता के जो दायित्व हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, माता पिता के दायित्व से संबंधित है धारा आपकी 10। ठीक है, इसके अलावा 30 की धारा, उसमें 8वीं बोर्ड अनिवार्यता की समाप्ति के बारे में धारा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 8वीं बोर्ड की अनिवार्यता की समाप्ति से संबंधित जो धारा है वो आपकी धारा 30 रहेगी। धारा 10 आपकी माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित, दायित्वों से संबंधित, और धारा 23 आपकी अध्यापक की योग्यता से संबंधित, और 27 आपकी भाई शिक्षकों से संबंधित क्या कार्य शिक्षकों से करवाए जा सकते हैं क्या नहीं, इससे संबंधित है। चलिए अगला आपका प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, कि बच्चों की मातृभाषा को रोकने या उनको मिटाने का प्रयास उनके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप करना है, यह कथन किसका है? NCF 2005 से संबंधित है एक कथन, RT 2009 से, या NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी इसको बोल सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इस चीज़ के बारे में कहा गया है कि बच्चों की मातृभाषा को रोकने या उनको मिटाने का प्रयास उनके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप करना है। ये आंसर बिल्कुल सही है, NCF 2005 से संबंधित ये डेफिनेशन है। तो मित्रों ये थे आज के 30 शानदार प्रश्न साइकोलॉजी के। अगर प्रश्न आपको पसंद आए जरूर से ज़रूर लाइक करें वीडियो को। कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नए हो आप चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछवर मॉडल पेपर की PDF लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक आपको दे रखे हैं। और भी हमारे जो मॉडल पेपर आप देखना चाहते हो तो आपको सारे लिंक्स जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप सभी प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल क्रम से वीडियो सजाए गए हैं, बहुत आसानी से आप समझ के उनको कर सकते हैं। चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे साथियों कल एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।